सच कोई नहीं जानना चाहता। बुलडोज़र चला तो क्यों चला, कोई पूछे ना पत्थर पड़े तो क्यों पड़े, और रामनवमी पे पड़े, हनुमान जयंती पे पड़े, पत्थर क्यों पड़ते हैं? वाई? जहांगीरपुरी से 6-7 बसेस, लगभग 300 औरतें, 400 औरतें उस समय वहाँ पर जाया करती थी, जाफराबाद के पास, वहाँ सिडन में बैठा करती थी। वहाँ से इनकी ट्रेनिंग शुरू की। आज पत्थर कहाँ से मारे? अपने घरों की छतों से। वो ट्रेनिंग उनकी 2020 के दंगों में हुई थी। तो ये जो कट्टरता बढ़ रही है ना, ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है ना, इस मानसिकता पर बुलडोजर की ज़रूरत है। ये कहीं भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मैं कहती हूँ, ये कहीं भी कट्टरता बढ़ रही है ना, इट इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कंट्री। ये कंट्री नहीं बचेगी अगर ये कट्टरता को रोका नहीं गया। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी यहाँ आए इससे नमन करती हूँ। कारण क्या है कि आज सबकी जो इंटरेस्ट होता है सबका, वो होता है नरेटिव क्या है ना, बुलडोज़र कहाँ चला, कहाँ नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट ने कितने मिनट में स्टे लगाया, कितने में नहीं लगाया। लोग दे आर गोइंग आफ्टर नरेटिव, फैक्ट्स कोई नहीं जानना चाहता, तथ्य कोई जानना ही नहीं चाहता। वो जानना नहीं चाहते कि क्या हुआ। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें RWA के प्रेसिडेंट कहते हैं जो हुआ वो हुआ, आगे से अमन चैन करते हैं। अरे भैया, जो हुआ वो क्या हुआ ये बताना ज़रूरी है, ताकि जो हुआ है वो दोबारा ना हो। तो हुआ क्या, फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं? कहीं ना कहीं वो वृंदा करात के पोजेस में दब रहे हैं, कब्र खुद रही है उनकी। तथ्य का मत बोलो, इट अमाउंट्स टू हेट स्पीच। मत बोलो पत्थर पड़े, इट अमाउंट्स टू हेट स्पीच। पर सच है कि पत्थर पड़े, और मैं खासकर NDTV और बाकी रिपोर्टर से देखना चाहूँगी, कितना अच्छा आदमी है अंसार। उसके पड़ोसी भी कह रहे हैं, उसकी पत्नी भी कह रही है, तुम भाई बहनों बच्चों को भी ले आओ, उसके पीछे भी देख लो कौन कौन है, सबको उठा कर ले आओ। मतलब आप न्यूज़ चैनल रहे ही नहीं क्या? क्या दिखा रहे हो? वन स्टूडेंट, उमर खालिद, वन ह्यूमैनिटेरियन, समरिटन, बहुत अच्छा व्यक्ति अंसार, न्यूज़ कहाँ गई? न्यूज़ आपके नरेटिव में दब गई है, और ये न्यूज़ बाहर आनी चाहिए, तथ्य आने चाहिए। और अगर पत्थर पड़ रहे हैं तो बताया जाएगा पत्थर कहाँ पड़े, उसका साइज क्या था, उसका रंग क्या था, और कहाँ से पड़े। इसीलिए हम यहाँ पर हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर हैं जो सच को बताएंगे, और सच बिना लाग लपेट कर दिखाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और जो ये पत्थर पड़ रहा है ना, ये एक उमा शंकर जी पर नहीं पड़ रहा, तलवार जो पड़ रही है, ये एक सुरेश पर नहीं पड़ रहा है, ये पत्थर पड़ रहा है आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। आइडिया ऑफ इंडिया जो कहता है भारत चलेगा संविधान से। 1947 में तो डिवीजन हो गई थी ना। 1947 में भारत ने तय कर लिया था जिसको मजहबी राष्ट्र चाहिए, प्लीज यू आर फ्री टू हैव 2 more nations। बांग्लादेश पाकिस्तान दे दिया, जाओ मजहबी राष्ट्र में एंजॉय करो। वहां भी लगातार लगे रहते हैं कि कैसे क्रॉस बॉर्डर करके अंदर घुस जाएं भारत के। तब भारत ने तय किया था कि हम संविधान से चलेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलेंगे, और सभी लोग संविधान से चलेंगे। और इस संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। पढ़ा है संविधान, हम तो रोज पढ़ते हैं कोर्ट्स के अंदर, इंडिया दैट इज भारत। और इंडिया दैट इज भारत क्या है? 2 नाम क्यों है इसके? वो इसलिए 2 नाम है कि भारत तो एक नवजात शिशु है जो अभी पैदा हुआ है। अगर भारत को जानना हो, इसके जीवन मूल्य क्या हैं, संविधान के मूल्य क्या है, तो आपको ये हजारों साल की संस्कृति को देखनी पड़ेगी, सह अस्तित्व की संस्कृति जो भारत की संस्कृति है। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स होते हैं ना, ऐसे भारत के भी फंडामेंटल फीचर्स हैं। और भारत के फंडामेंटल फीचर्स क्या हैं? ईशावास्यम इदम सर्वम, हर और कण कण में भगवान है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग है। तीसाम ब्रह्मास्मि, जो इस शरीर में है, ये पूरे ब्रह्मांड में है,
मुझ में और तुझ में भेद नहीं है, वी ऑल आर वन। और यही भारत की संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसका प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान ये नहीं कहता हम हिंदू अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम मुस्लिम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम क्रिश्चियन अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम आदमी हैं, हम औरत हैं, हम अपर कास्ट लोअर कास्ट। नो, वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जो सबको बराबरी देता है, सबको स्वतंत्रता देता है, सबको गरिमापूर्ण जीवन देता है। इसलिए यहाँ सभी को आर्टिकल 25 मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है, जो कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, subject to all other fundamental rights, you have a right to profess and propagate your religion। आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कीजिए, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी आप अपने जुलूस पुलिस को इंटीमेट करके पब्लिक ऑर्डर के तहत आप निकाल सकते हैं। कहाँ लिखा है कि के आगे जुलूस नहीं निकल सकता? कहाँ लिखा है कि अगर ये पावन पर्व है का तो जुलूस नहीं निकल सकता? हनुमान जी की जयंती आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आपका जन्मदिन 28 अगस्त को होता है तो आप दिसंबर में सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि देश सेक्युलर है। जब जन्मदिन होता है तभी सेलिब्रेट करेंगे ना। तो कौन कहता है आप नहीं कर सकते? यहाँ तो साथ साथ ही प्रोसेशंस चल सकते हैं ना। लेकिन अगर ये पत्थर मारे जाएंगे और बॉटल्स मारी जाएंगी, चाहे वो जाफराबाद हो और फिर दंगे हो, और या वो आज 2022 में जहांगीरपुरी हो और कल 2023 में और 24 में कहीं और हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक विल नॉट टॉलरेट इट। दे विल नॉट टॉलरेट इट। जितना टॉलरेट होना था हो चुका। इसे जब पत्थर पड़ता है वो भारत के संविधान पर पड़ता है, और जो पत्थर मारता है वो भारत के खिलाफ ही नहीं बोल रहा, वो व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य हैं उनके खिलाफ बोल रहा है। अब हुआ क्या, ये आप सब ने वीडियो से दिखाया। जो वहाँ रहते हैं, जिन पर पत्थर पड़े हैं, वो आकर बता रहे हैं। आप जाइए ग्राउंड जीरो पर, बहुत से लोग हमें मिले यहाँ से ग्राउंड जीरो पर, वहाँ से आए हैं यहाँ पर। आप जाइए, ग्राउंड जीरो बोलता है। आप जाइए वहाँ पर और आपको ध्यान आएगा कि 16 अप्रैल 2022 को जब हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था, भक्तगण गा रहे थे, नाच रहे थे, गाने बजा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। अब जन्मदिन पर कोई शोक तो मनाता नहीं है, खुशी मनाता है ना। तो जैसे ही आगे रथ था, रथ में हनुमान जी की मूर्ति थी, आपने देखा होगा रथ, वो क्षत विक्षत था, हनुमान जी की मूर्ति खंडित। तो जब वो रथ जा रहा था, आगे हनुमान जी की मूर्ति जा रही थी, पीछे पीछे जुलूस था, जैसे ही वो वहाँ पर सी ब्लॉक के वहाँ के आगे से गुजरा तो ऑल्टरकेशन हुई, आपस में बहसबाजी शुरू हो गई। बहसबाजी शुरू हुई और तभी ऊपर से मस्जिद के साथ वालों घरों से जो पथराव शुरू हुआ, उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, आदमी भी थे। बड़े बड़े पत्थर वो लोगों के ऊपर मारना शुरू कर दिया। अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने गलियों में भागना शुरू कर दिया, अपने आप को बचाना शुरू कर दिया। और जैसे ही आगे गए तो जो मस्जिद के आगे कुछ घर हैं और आगे जो बाईं ओर की वो लेन है, वहाँ से एक हुजूम आ गया। सैकड़ों लोगों का वहीं उसी समय एक साथ हुजूम आ गया, जिनके हाथ में तलवारें थी, डंडे थे, रॉड्स थी, कुछ के हाथ में पिस्टल आप सभी ने देखी हैं वो थी। और उन लोगों ने पत्थरों के साथ और बाकियों के साथ अटैक कर दिया इस पूरे जुलूस के ऊपर। कुछ नारे भी लगाए गए, मजहबी नारे भी लगाए गए, काफिर भी कहा गया और भगदड़ मच गई। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने अपना पूरा कंट्रोल में ली सिचुएशन और मामला समाप्त हो गया। 2 दिन बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा वहां पर गई और दोबारा वहां पर गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और कुछ लोगों से पूछताछ करने के लिए, अभी पत्थर बचे हुए थे ऊपर, उनका भी तो इस्तेमाल करना था। तो ऊपर से दोबारा औरतों ने पत्थर मारे, फिर से पत्थर मारे, और फिर क्राइम ब्रांच की टीम में भी अफरा तफरी मची और यहाँ वहाँ वो लोग हुए। अब ये जो लोग पत्थर मार रहे हैं, अरेस्ट तो हुई,
काफ़ी अरेस्ट हुए, आपके सामने ही है कि लगभग 21 लोग अरेस्ट हो गए थे। उसमें जो अंसार का नाम आ रहा है वो भी अरेस्ट हो गया था, असलम है जिसको सोनू कहती रही मीडिया बहुत दिनों तक, सोनू चिकना, यासीन इमाम है उसका नाम, वो भी अरेस्ट हो गया। और 5 लोगों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया, यानी आप भारत के लिए खतरा हैं, आपकी बेल नहीं होगी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही थी वो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, क्योंकि बांग्लादेशीज भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पर हाँ, यहाँ सुकेन की पत्नी आई हुई हैं और सुकेन के ऊपर भी धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है, उसके ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पर जैसा राकेश जी ने कहा कि एक ही FIR है 440 ऑफ 2022, एक ही FIR, उसमें एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, जनरल कहा जाता है कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी पिस्टल रिकवर कर ली जाती है, सब सबूत उसके खिलाफ है कि हाँ उसने ऐसा किया। उसी FIR में दूसरे पक्ष के लोगों को भी उठा लिया जाता है और ऐसा लग रहा है कि एक रिपोर्टर FIR लिख रहा है, वो लग ही नहीं रहा कि पुलिस की FIR है, पढ़ा है एक पक्ष ने ये किया, एक पक्ष ने। ऐसे कभी क्रिमिनल केस देखा है? बैठे हैं राकेश जी, बैठे हैं बाकी लोग यहाँ पर, ये क्रिमिनल केस है। सोचिए एक मैट्रिमोनियल केस हो ना, एक पक्ष ने ये किया, नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड से किसने किया, यू हैव टू नेम देम, यू कैन डू अ बैलेंसिंग एक्ट इन एन FIR, इट्स अ क्रिमिनल केस। रिपोर्टर बैठ के FIR लिख रहे हैं वहां पर। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से करे, मैं इतना ही कह रही हूँ बस। यू हैव टू नेम, कहाँ से भीड़ आई, उसके हाथ में क्या क्या था, कौन कौन उसमें शामिल था। उसके बाद आपके सामने लोगों ने बताया कि जो जुलूस है, जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स पे 188 लगा, यानी अवहेलना की आपने, जो वहाँ पर पब्लिक एक ऑर्डर था उसकी अवहेलना की आपने, परमिशन नहीं लिया आपने। सारे जुलूस भारत में ऐसे निकलते हैं जी, आप जाते हैं, आप वहाँ पर उसको स्टैम्प करवाते हैं, डायरी में एंट्री करवाते हैं, पुलिस 4-5 लोग आपके लिए दे देती है। आज भी ऐसे ही है, यहाँ पर आपका हो जाता है। परमिशंस कितनी और कब देती है पुलिस, कहाँ देती है पुलिस? लेकिन बैलेंसिंग एक्ट तो करना है, खैर कर रही है पुलिस। पर मैं एक चीज़ और कहती हूँ, बाकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि क्या पहली बार हुआ है कि ऐसा पथराव हुआ है, या आखिरी बार हुआ है कि ऐसा पथराव हुआ है? क्या एक अंसार को पकड़ के, एक असलम को पकड़ के रुक जाएंगे ये सब? हनुमान जयंती पे जो पथराव है वो रुक जाएंगे? क्या पैटर्न ये लगातार आप देख नहीं रहे हैं? इट्स अ पैटर्न विच इज़ देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। लॉ क्या कहता है और समाधान इसमें क्या है? तो जहांगीरपुरी में जो फैक्ट फाइंडिंग हमने की, उसकी अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। इसमें जिन जिन पॉकेट्स में झगड़े हुए हैं, झगड़ा मैं कहूँगी जहाँ से पथराव हुआ है, जहाँ से हमला हुआ है, वो एक डेंस पॉपुलेशन है। पिछले 30 साल से वहाँ लगातार बांग्लादेशी बस्तियाँ बस्ती आ रही हैं, जिनको वहाँ जहांगीरपुर से जो लोग आए वो मैं कहते थे बंगाली उनको कहा जाता है। तो ये बांग्लादेशी बस्तियाँ लगातार यहाँ बसती जा रही हैं, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, अपने साथ एक कल्चर और संस्कृति ऑफ इंटॉलरेंस भी ला रहे हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। इलीगल ट्रेड, पीछे बूचड़ खाने हैं, इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं वहाँ पर, आप घुस नहीं सकते वहाँ पर। वहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ सब कचरा वहीं ड्रेन्स में फेंक दिया जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है वहाँ पर, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ पर। एनक्रोचमेंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक कमरा बढ़ा दिया, एक छज्जा बढ़ा दिया, 4-4 एकड़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर कबाड़ का धंधा चलता है, प्लास्टिक के कबाड़ का धंधा चलता है। हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग में एड्रेसेस दिए हैं कुछ, बाकी एड्रेसेस हम होम मिनिस्ट्री को देने वाले हैं। अगर हम ये एड्रेसेस जान सकते हैं तो लोकल पुलिस नहीं जान सकती, लोकल अथॉरिटीज़ नहीं जान सकती इसको। तो कबाड़ का धंधा वहाँ 4-4 एकड़ लैंड पर चलता है। आप जाइए उस एरिया में, बड़े बड़े आपको पॉलिथीन्स मिलेंगे, कबाड़ से भरे हुए मिलेंगे, इतना प्लास्टिक है, अगर एक बार कहीं से आग लग जाए तो पूरा एरिया धू धू करके जल जाएगा।
किसी को चिंता ही नहीं है। They want to be politically correct regarding Bangladeshis. उसके बाद लोग बता रहे थे, वहाँ पर लोग बता रहे थे कि इसी कबाड़ से ये बॉटल्स निकाली जाती हैं जो छतों पर इकट्ठी की जाती हैं और ये फेंकी जाती हैं। इसी कबाड़ के पीछे वेपन्स छुपाए जाते हैं। तो वेपन्स की इंडस्ट्री वहाँ अच्छी खासी चलती है। सामने वहाँ इलीगल पार्किंग चलती है, जो लोग बता रहे थे ये अंसार की, जहाँ से लाखों रुपया पर मंथ आता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इलीगल एनक्रोचमेंट्स जो हैं वो पूरे नाले के ऊपर हैं, वो सड़कों के ऊपर मकान भी हैं और दुकानें भी हैं, कोई हटाने वाला नहीं। बहुत सारे खुले हैं, बिना परमिशन के खुले हैं, कोई उनकी रेगुलराइजेशन नहीं है। उनमें क्या पढ़ाया जाता है? आपने बहुत सारे बच्चे देखे जो पथराव में आगे आगे लीड कर रहे थे। कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है। या आप इनके हाथ में कंप्यूटर्स की जगह पत्थर पकड़ाना चाहते हैं। के बाद यहाँ पर लोग बताते हैं कि चेन स्नैचिंग की, लड़कियों को छेड़ने की, पर्स स्नैचिंग की, धमकाने की, एक्सटॉर्शन की इतनी घटनाएं हैं कि लोग निकल रहे हैं इस एरिया से। वहाँ पर शाम के बाद जब रात होती है लोग वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, इतना डर रहता है वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी का। ये सब बताया है हमने, ये वहाँ के लोग बताते हैं। विजिट कीजिए, जानिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट वन हाउस और द अदर हाउस और बुलडोजर। ये पूरी एक इकोनॉमी है, इलीगल इकोनॉमी, जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ आती है और ऐसे जहांगीरपुरी दिल्ली में कई जगह पर बसाती है। हमने पहला पेज अपनी रिपोर्ट का कहा है, जहांगीरपुरी वायलेंस 2022 अ टिकिंग टाइम बॉम्ब ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, ऑफ इलीगल ट्रेड, ऑफ इलीगल एनक्रोचमेंट्स एंड रेडिकलाइजेशन। तो जो ये पत्थर मारे जा रहे हैं लोगों के ऊपर नहीं मारे, ये भारत के संविधान के ऊपर मारे जा रहे हैं। आखिरी बात, दिल्ली राइट्स 2020 में भी हम कई बार गए थे। हम जाफराबाद गए थे, हम मुस्तफ़ाबाद गए थे, हम चांद बाग गए थे, और वहाँ पर जो हमने देखा एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है, चाहे वो वहाँ का हो चाहे वो आज का हो। और शायद जब हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में और कितने इलाकों में यही पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा और हम एक उमर खालिद और एक अंसार को ढूंढेंगे। हम बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं। जो रेडिकलाइजेशन छोटे छोटे बच्चों का हो रहा है, औरतों का हो रहा है, वी डोंट वांट टू पॉइंट इट आउट। एक को पकड़ लेंगे, दूसरे को पकड़ लेंगे, 4 यूएपी में चले गए, मैटर सॉल्व। नो, इट्स अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट आइडिया ऑफ भारत, इट्स अबाउट योर एंड माई चिल्ड्रन। वो भी जहांगीरपुरी में पत्थर खा रहे होंगे कल को, अगर इस बीमारी को रोका नहीं गया। पैटर्न क्या है आप देखिए, आप मुस्तफ़ाबाद, जाफराबाद, चांदबाग, जो दिल्ली राइट्स 2020 में जो एपिक सेंटर्स थे राइट के, उसमें वो भी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे। वहाँ भी डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पॉपुलेशन थी, वहाँ पर सिट इन प्रोटेस्ट्स वहाँ पर हुए। जितने भी धरने हुए के पास में हुए हैं, नाम कुछ भी दिया हो, आइडेंटिफाई करो लोकेशन, वी वेंट टू ऑल ऑफ देम। पास में वहाँ लोगों को इकट्ठा करना और रेडिकलाइज करना इजी होता है। विमेन और चिल्ड्रन को इकट्ठा किया गया, एक एक महीने रेडिकलाइज किया गया, और इसमें आपके लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स का बहुत रोल रहा। वहाँ जो नारे लगे आप सबके सामने थे, वो क्या, खिलाफत 2.0, खिलाफत मत बोलिए, खलीफा 2.0 है। जहांगीरपुरी से 6-7 बसेस, लगभग 300 औरतें, 400 औरतें उस समय वहाँ पर जाया करती थी, जाफराबाद के पास, वहाँ सिट इन में बैठा करती थी। वहाँ से इनकी ट्रेनिंग शुरू की। आज पत्थर कहाँ से मारे अपने घरों की छतों से, वो ट्रेनिंग उनकी 2020 के दंगों में हुई थी। तो ये जो कट्टरता बढ़ रही है ना, ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है ना, इस मानसिकता पर बुलडोजर की ज़रूरत है। ये कहीं भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन में कहती हूँ, ये कहीं भी कट्टरता बढ़ रही है ना, इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कंट्री। ये कंट्री नहीं बचेगी अगर ये कट्टरता को रोका नहीं गया। तो भारत, इंडिया दैट इज भारत, इस संस्कृति के साथ रहना होगा।
सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा। रमज़ान भी चल सकता है और हनुमान जयंती का जुलूस भी जा सकता है। हम ईद में गले मिल सकते हैं, हम दिवाली में गले मिल सकते हैं। बीच में ये कहाँ से आ गया कि वी आर बिलीवर्स एंड यू आर नॉन बिलीवर्स, वी हैव एवरी राइट टू व्हाट यू नो। यहाँ तो यही चलेगा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, हम सब एक हैं, ईश्वर हर जगह पर है, तुझ में और मुझ में भेद नहीं है। क्योंकि आप देखिए, ये जो एक कन्विंस करके ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, तो स्टोन पेल्टिंग आपके जहांगीरपुरी में नहीं होती सिर्फ, आपके जाफराबाद में नहीं होती सिर्फ, आपके मध्य प्रदेश यूपी में नहीं होती, वो स्वीडन में भी होती है, फ्रांस में भी होती है, और वो बाकी कंट्रीज़ में भी होती है, वो हर जगह पर होती है, दुनिया भर में होती है। तो आखिर में लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, जब पत्थर पड़े हनुमान जयंती के जुलूस पर, वहाँ कोई नहीं आया, ये लोग भटक रहे थे, हम क्रिमिनल कंप्लेंट कहीं लॉन्च कर सकते हैं, भगा दिया गया, भागो यहाँ से। वो डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, कहीं तलवार लगी थी, कहीं पर पत्थर पड़ा था, कोई नहीं आया। उसके बाद ये लगातार यहाँ से वहाँ भागते रहे, कोई नहीं आया। पर एक अगर बुलडोज़र चल गया, तो मैं तो हाई कोर्ट में थी उस समय, 10 एडवोकेट्स हाई कोर्ट में मेंशनिंग के लिए खड़े थे, 10 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग के लिए खड़े थे कि बस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ द कंट्री। क्यों भैया? और ये भी उसी तरह के एडवोकेट्स थे जो हादिया के लिए आते हैं, जो टेररिस्ट के लिए आते हैं, बांग्लादेशीज के लिए आते हैं, रोहिंग्यास के लिए आते हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए कभी नहीं आते। एडवोकेट्स का भी धर्म होता है क्या? उनको सिखाया गया होता है कि ये हमलावर है और ये विक्टिम है, आप इनकी मदद कीजिए। पैसा कहाँ से आता है? प्रो बोनो होता है। प्रो बोनो होता तो हादिया के केस में PFI जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, क्राउड फंडिंग करके 80 लाख रुपया एडवोकेट्स को ना देती, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इसीलिए अब ये इकोसिस्टम है, और एक इकोसिस्टम है उनका जो भारत से प्यार करते हैं, और इनका इकोसिस्टम क्या कर सकता है? सच को लगातार बोलता रहे, हर प्लेटफॉर्म पर बोलता रहे, जो लिख सकते हैं वो लिखे, जो बोल सकते हैं वो बोले, जो फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, एक एक शब्द फैक्ट फाइंडिंग का सच है और मैं चैलेंज कर सकती हूँ, वो फैक्ट फाइंडिंग करें। जो गाना बना सकते हैं वो गाना बनाइए, जो कार्टून बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, जो जो कर सकते हो करो। इट इज़ अबाउट योर नेशन एंड योर कंट्री विच सेज इंडिया, दैट इज़ भारत, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात कह के अपनी बात समाप्त कि सच कोई नहीं जानना चाहता। बुलडोज़र चला तो क्यों चला? कोई पूछे ना, पत्थर पड़े तो क्यों पड़े? और रामनवमी पे पड़े, हनुमान जयंती पे पड़े, पत्थर क्यों पड़ते हैं? वाई? लेकिन अगर एक कोई गाना गा रहा है, बजा रहा है और जय श्री राम कह रहा है, तुम पत्थर मारोगे, तलवारें मारोगे, इट इज़ नॉट ओके। इट इज़ नॉट ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज़ नॉट ओके, द लॉ सेज इट इज़ नॉट ओके। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो इसीलिए सच कहते रहिए, दम से कहते रहिए, जोर से कहते रहिए। सच कहेंगे तो सच 100 पर्दे फाड़ कर भी आगे आता है। तो मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है। सब हैं तमाशबीन, लगाए हैं दूरबीन, सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है। जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे, वह कारवां माहौल को दरकार नहीं है। हम सच लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ये 5 बहनें बैठी हैं और हमें पता है हमारे पीछे पूरा हिंदुस्तान बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका अरोड़ा जी।